ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेन फंक्शन पे आने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें वेल क्लियर होना चाहिए, वेल नोन होना चाहिए, ताकि हम आगे इजीली प्रोसीड कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेसिकली, 1 मिनट। तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली क्या होता है, मैं लिखता हूं। ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair is the pair of any two ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो पेयर होगा उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए पॉइंट इन दी प्लेन। एक पॉइंट जो होता है ना गिवन सरफेस के अंदर, वो एक ऑर्डर्ड पेयर का परफेक्ट एग्जांपल है। पॉइंट से मतलब है यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं वहां हम कैसे लिखते हैं, A, B करके लिखते हैं। तो A, जो B है वो बेसिकली क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, A, B, यहाँ पे जो A और B का A एंड B, आप बेसिकली बोल सकते हैं कि हेयर ऑर्डर ऑफ A एंड B इज मैटर। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर है A और B का वो मैटर करता है। क्यों? क्योंकि A, B जो है वो इक्वल नहीं होता B, A के। क्यों? क्योंकि A, B जो है वो डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन के अंदर, और B, A जो है वो डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है प्लेन के अंदर। दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, A, B इज डिफरेंट देन दी B, A। अगर इनकेस, ठीक है, इनकेस कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, इफ A, B इज इक्वल टू लिखा हुआ है C, D, अगर somewhere is written as A, B equal to C, D, then this implies, ये तभी पॉसिबल हो सकता है when A must be equal to C and B must be equal to D। ये तभी पॉसिबल है जब A जो है वो एग्जैक्टली C के इक्वल हो और B जो है वो एग्जैक्टली D के इक्वल हो, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका होता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ अ पॉइंट इन दी प्लेन। जैसे कि A, B, इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। ठीक है, और इनका ऑर्डर मैटर करता है, कहने का मतलब A और B, A, जो B है वो B, A के इक्वल नहीं होते। अगर इन केस दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, यानी A, B इज इक्वल टू C, D है, तो उस केस में ये तभी हो सकता है when A must be equal to C and B must be equal to D। ठीक है, तो ये आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना, दो सेट्स का। सेट्स आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अगला टाइटल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि दो डिफरेंट सेट हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। लेट
कैपिटल A and कैपिटल B are two non-empty sets, ठीक है, A और B जो है दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of these two sets is given by ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं इस तरीके से A इंटू बी। अच्छा, A इंटू बी लिखेंगे और ये किसके इक्वल होता है, इज गिवन बाय कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना, ए पेयर ऑफ A कॉमा B, ठीक है, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट A इज ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट A एंड B इज ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट B। दिस इज एप्लीकेबल फॉर और A एंड B, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो आपके पास सेट दिए हुए हैं A और B, ठीक है, दोनों जो सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और हमें उन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इस केस में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B को हम A इंटू B ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट होगा यानी A इंटू B जो सेट होगा, रिजल्टिंग जो सेट होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब A कॉमा B की फॉर्म में होंगे और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस टाइप से होंगे, सच दैट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। A यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको आप हटा ही दो, ठीक है, यहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा B, उसके अंदर जो A है, ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमेशा सेट A का मेंबर होना चाहिए और जो लास्ट में जो सेकंड एलिमेंट है स्मॉल b, वो आपका सेकंड सेट यानी सेट B का एलिमेंट होना चाहिए। इस तरीके से जितने भी पेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे इस A क्रॉस B सेट के मेंबर होंगे। उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। अगर आपको कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो आपको B इंटू A निकालना है, ठीक है, B इंटू A निकालना है, तो ये इससे डिफरेंट होता है। उसकी वैल्यू क्या होगी, B इंटू A के केस में जो आपका ऑर्डर पेयर होगा वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, B कोमा A हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम सेट B लिख रहे हैं, तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट B से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट A से होगा, यानी B कोमा A, है ना। इसमें जो B है वो B का मेंबर होगा और A जो है वो A का मेंबर होगा, लेकिन जो ऑर्डर पेयर है वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A इंटू B जो होता है वो B इंटू A के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। ये इसका दोनों का कंक्लूजन है। अच्छा, कार्टेशियन की प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपके पास दो सेट है, इफ सेट A इज गिवन बाय 1,2, ठीक है, एंड सेट B इज गिवन बाय A, B, C, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं। तो यहां पे जब हम A इंटू B निकालेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B निकालेंगे तो वो क्या होगा, A इंटू B, ठीक है, एक सेट होगा जिस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और इस तरीके से होंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेट A से लिया जाएगा और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट B से लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का पेयरिंग होगा A के साथ, तो आएगा आपका 1 कोमा A, ठीक है, उसके बाद 1 का पेयरिंग अब B के साथ होगा 1 कोमा B, देन 1 का पेयरिंग जो है अब C के साथ होगा यानी 1 कोमा C, देन अब 1 का पेयरिंग जो है A, B, C तीनों के साथ हो चुका है यानी 1 का हो गया। अब हम 2 का पेयरिंग करेंगे यानी 2 कोमा A, देन 2 कोमा B और देन 2 कोमा C, ये आपका लास्ट पेयर है और लास्ट पेयर लिखने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अगर आपके दो सेट आपको मालूम है A और B, तो आप इजीली A इंटू B निकाल सकते हैं, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B होता है। वो सिंपली क्या होता है, हमें पेयरिंग करनी होती है और पेयरिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। पहले आप इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसको 1 बाय 1 इधर जितने भी एलिमेंट है सबके साथ पेयर करेंगे, ठीक है, और पेयर जो होगा
वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना, ए कॉमा बी के फॉर्म में। और जितने भी पेयर होंगे इन बिटवीन आप कॉमा यहाँ पे लिखेंगे। जब फर्स्ट एलिमेंट का पेयरिंग हो जाएगा देन आप सेकंड का करेंगे, अगर थर्ड यहाँ पे होता तो थर्ड का करेंगे। तब तक आप पेयरिंग करेंगे जब तक कि सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग ना हो जाए, और लास्ट में उसको आप क्लोज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को बी इंटू ए निकालना होता तो बी इंटू ए जो होता है वो ए इंटू बी से डिफरेंट होता है। अच्छा, बी इंटू ए के अंदर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हम बी से चूज करते हैं। यहां से ए का पेयरिंग 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा 1। देन ए का पेयरिंग 2 के साथ करेंगे तो ए कॉमा 2। ए का पेयरिंग हो गया, अब बी का करेंगे तो आएगा बी कॉमा 1। देन उसके बाद में बी कॉमा 2। देन उसके बाद में सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा 2। इस तरीके से आपका बी इंटू ए आएगा। आप इसको दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे 1 कॉमा ए है, यहाँ पे उसका जस्ट रिवर्स है, ए कॉमा 1 कॉमा बी का जो है बी कॉमा 1 है, 1 कॉमा सी का इधर सी कॉमा 1 है, 2 कॉमा ए का ए कॉमा 2 है, 2 कॉमा बी का बी कॉमा 2 है, 2 कॉमा सी का सी कॉमा 2। यानी जो ऑर्डर्स है वो आपका स्विच हो गया, ए कॉमा बी से बी कॉमा ए हो गया, ठीक है। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो सकते। दोनों इक्वल ओनली एक ही केस में होंगे जब आपका ए और बी जो है सेट दोनों इक्वल हो। दोनों सेट अगर इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी, चाहे ए क्रॉस बी निकालो आप, चाहे बी क्रॉस ए निकालो, दोनों का जो आंसर होगा वो डेफिनेटली सेम होगा, ठीक है। ये समझ में आया सबको? क्लियर है बेटा ये? ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, ये दो डेफिनेशन हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ फंक्शन। तो डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, इफ देयर आर टू सेट्स A and B, if there are two sets A and B and there exists a rule F or correspondence, if there are two sets A and B and there exists a rule F or correspondence or mapping, तीन तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, करस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं, मैपिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ देयर आर टू सेट्स A and B and there exists a rule F or correspondence or mapping, ठीक है, such that every element of set A is associated with unique element of सेट B, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, फंक्शन बेसिकली होता क्या है। फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर इफ देयर आर टू सेट्स A एंड B, ठीक है, आपके पास दो सेट हैं A और B
and there exists a rule F or correspondence or mapping such that every element of set A is associated with unique element of set B, ठीक है ना? Then F is called function. Then F is called function or mapping from set A to set B. तो अब हम इस फंक्शन f को तब हम इस f जो रूल है करस्पॉन्डेंस है उसको हम फंक्शन या मैपिंग बोलते हैं सेट A सेट B से। बेसिकली फंडा ये है कि आपके पास दो सेट हैं A और B, आपको क्या करना है, मैपिंग करना है या एक रूल है, उस रूल से सेट A के सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना, हमें मैपिंग करनी है सेट B के एलिमेंट से। और वो मैपिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि सेट A का हर एक एलिमेंट जो है उस मैपिंग में मैपिंग का हिस्सा हो और हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक जो है पेयर होना चाहिए सेट B के अंदर। अगर जब ऐसा होता है तो ऐसी मैपिंग, ऐसा करस्पॉन्डेंस जो है वो सेट A से सेट B के अंदर फंक्शन या मैपिंग कहलाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है? इट इज रिटन एज F such that from A to B और सेट A to सेट B, और इस तरीके से F लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको रीड कैसे किया जाता है मैं आपको लिख देता हूं। रीड एज F is a function from set A to सेट B, इस तरीके से उसको रीड किया जाएगा। अच्छा, इसका जो मैपिंग है, मैपिंग कैसे बनाई जाती है? मैपिंग कुछ ऐसे बनाई जाती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सेट A है, उसको आप एक ऐसे सर्कल में बनाएंगे, सेट B को भी आप ऐसे सर्कल में बनाएंगे। ठीक है, ये आपका सेट A हो गया, ये सर्कल पूरा सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा सर्कल जो है वो सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सेट A के जो एलिमेंट लेटेस्ट अज्यूम वो है A B C, ठीक है, तो ABC सेट A के एलिमेंट इस सर्कल के अंदर आएंगे। सेट B के एलिमेंट है लेटेस्ट अज्यूम 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो ये सेट B के अंदर आएंगे। अच्छा, जो फंक्शन है A से B में, तो फंक्शन को कुछ इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। A से B है तो A से B की तरफ एरो बनाया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा F। ठीक है, मतलब A और जो B है वो कौन से रूल से जुड़े हुए हैं? F रूल से जुड़े हुए हैं, F करस्पॉन्डेंस से जुड़े हुए। अच्छा, A जो है, अच्छा, कहने का डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। डेफिनेशन ये बोलती है कि ये दो सेट हैं आपके पास, तो सेट A के जितने भी एलिमेंट है ना, उनके करस्पॉन्डिंग एक इधर एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे सेट A का एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। कहने का मतलब आपने फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने पढ़ा है, जैसे कि ऐसे होता है y = f of x होता है। ठीक है, तो जो सेट A के एलिमेंट है ना, वो बेसिकली एज ए इनपुट का काम कर रहे हैं और जो सेट B के जो एलिमेंट्स है वो एज ए आउटपुट का काम कर रहे हैं। Y स्टैंड फॉर आउटपुट, X स्टैंड फॉर इनपुट। मतलब सेट A के एलिमेंट को हम यहाँ पे रख रहे हैं फंक्शन में। ठीक है, A को रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है यूनिक आउटपुट आना चाहिए, एक से अधिक नहीं, ओनली एक ही आंसर आना चाहिए उसका। जैसे कि मैंने A को यहाँ पे इनपुट दिया तो A का जो आउटपुट है वो मान लो 1 आ गया, तो A जो है वो 1 से जुड़ा हुआ है। B रखने से मान लो 2 आ रहा है और जो C है उसको रखने से 3 आ रहा है। तो सेट A के अंदर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है सभी को हम एज ए इनपुट यूज करेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो इनका आउटपुट जो है वो यूनिक होगा। A का आउटपुट भी एकमात्र होगा, B का भी एकमात्र होगा, C का भी एकमात्र होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके जो आउटपुट है वो यूनिक होंगे और सभी के आउटपुट होना कंपल्सरी है। ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट A। ठीक है, तो जब ऐसा पॉसिबल होता है तो सेट A के सभी एलिमेंट्स का कोई ना कोई यूनिक आउटपुट इधर B में प्रेजेंट है। ऐसी मैपिंग को, ठीक है, ऐसे रूल को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का मैपिंग है। ये क्या है? फंक्शन की मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग इस तरीके से बनाई जाती है। अच्छा, इसी फंक्शन को आप, ठीक है ना, सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपका जो ये फंक्शन है वो सेट A से सेट B है,
ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप सेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो एफ जो है ए से बी, वो हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, अच्छा ए रखने से, यानी एक्स तो आपका ए है तो वाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपका पेयर जो है वो 1 को ए कोमा 1 बन जाएगा। फिर एक्स बी रखने से वाई जो है वो 2 आ रहा है, यानी अगला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो होगा आपका बी कोमा 2। फिर अगला क्या होगा, सी कोमा 3, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ए बी से आपने इनपुट रखा तो करेस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 2 3 मिला, ए कोमा 1 का ऑर्डर्ड पेयर हो गया, बी कोमा 2 का ऑर्डर्ड पेयर हो गया, सी कोमा 3 का ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। यही 3 ऑर्डर्ड पेयर है, इसको तो हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन को इस तरीके से मैपिंग के द्वारा भी आप बता सकते हो, और इसी को हम इस तरीके से सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? समझ में आया बेटा? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज हमें नोट डाल के लिखना है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया, हाँ लिखेंगे इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, if A is the element of set A and is associated with A is associated with 1 is associated with element 1 of सेट बी, ठीक है। ए जो है सेट ए का एलिमेंट है और 1 जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। 1 जो है ए जो है वो 1 के साथ एसोसिएटेड है, यानी ए इनपुट रखने से 1 आउटपुट आता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, देन 1 इज कॉल्ड इमेज, then 1 is called image of A under F, ठीक है ना। then 1 is called image of A under F, और and A is called pre-image. A is called pre-image of 1, ठीक है ना। A को जो है 1 का प्री इमेज बोलेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर A इनपुट रखने से 1 आउटपुट आता है, तो जो A है, A रखने से 1 आउटपुट आता है, तो 1 को हम बोलेंगे इमेज ऑफ A, इमेज ऑफ ए। 1 जो है वो ए का इमेज है अंडर एफ, इस रूल के है ना, इस रूल से ही आया है, तो अंडर एफ बोलेंगे। अच्छा, 1 तो ए का इमेज है, तो फिर ए क्या है 1 का, ए जो 1 का है वो प्री इमेज है। देखो ए के बाद में 1 लिखा है तो ये ए का हो गया इमेज, और 1 के आगे ए लिखा है, ये इसका प्री इमेज है। सिमिलरली 2 जो है वो बी का इमेज है, और बी जो है 2 का वो प्री इमेज है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे दिया, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन को आप इस तरीके से भी दे सकते हैं,
अच्छा, इस फंक्शन में मैंने क्या किया, x की जगह मैंने 1 रख दिया इनपुट। x जैसे मैंने 1 रखा तो ये आपका आ गया x की जगह 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कितना हो गया, ये 4 आ गया। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जैसे ही आपने x इक्वल टू 1 इसमें रखा तो y जो है आपका वो 4 आया, 4, यानी जो 1 तो है इनपुट और आउटपुट हो गया 4। तो 1 जो होगा वो तो सेट A का मेंबर होगा और जो 4 होगा वो सेट